नमस्कार। 2024 के महासमर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया और वहीं कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से प्रत्याशी हैं। कैसरगंज से करण भूषण के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई है। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है और उनके बेटे को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को दिया टिकट। कैसरगंज से करण भूषण को दिया है टिकट। ब्रजभूषण शरण सिंह आपको बता दें कि उनका टिकट काटा गया है। खबर आपको बता रहे हैं, दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली में टिकट दिया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी की हॉट सीट रायबरेली से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने रायबरेली से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री शामिल दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से 2010 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार विधान परिषद सदस्य बने थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें रायबरेली से सोनिया गांधी के मुकाबले मैदान में उतारा था। दिनेश ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा था। उनकी उम्मीदवारी की वजह से सोनिया गांधी के वोटों का ग्राफ काफी नीचे गया था और 2022 में वो भाजपा के टिकट पर रिकॉर्ड वोटों से जीतकर तीसरी बार एमएलसी बने थे और अब उन्हें रायबरेली से प्रत्याशी बनाया गया है। रायबरेली बेहद ही हॉट सीट मानी जा रही है। कैसरगंज से करण भूषण के नाम की आधिकारिक घोषणा की गई है। यूपी की चर्चित लोकसभा सीट कैसरगंज लोकसभा सीट सुर्खियों में है और इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा ने उनके छोटे बेटे करण भूषण को चुनाव मैदान में उतारा है। टिकट कंफर्म होने के बाद नवाबगंज के पैतृक गांव विष्णोहरपुर में सांसद के समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए और बधाई दी। करण भूषण सिंह ने अपने पिता व वर्तमान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद लेने के दौरान ब्रजभूषण ने अपने समर्थकों से करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की बात बताई और क्षेत्र में प्रचार करने की बात कही। करण भूषण शुक्रवार सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अब एक तरफ जहां जौनपुर से धर्मेंद्र सिंह पर कार्रवाई का बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, तो वहीं अब ब्रजभूषण को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। अब देश भर में क्षत्रियों के विरोध का सामना कर रही बीजेपी के लिए ये कितना फायदेमंद या नुकसानदेह साबित होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी आइए अब आपको सुनाते हैं जब ब्रजभूषण सिंह ने कहा था कि हमारा टिकट कौन काटेगा। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण काट लेना। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर जी आपका टिकट नहीं कटने वाला है फिर जी हमारे हो गया भैया, आपके हाथ में हो तो काट देना, छोड़ो। जो बोलवाना चाहते हो हम नहीं बोलेंगे। और अब आपको सुनाते हैं जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि उनका दबदबा तो है और कायम रहेगा। अब दबदबा तो भगवान ने दे रखा है, तो क्या करें। दबदबा तो है, हमारा लड़ा रहा है। अब दबदबा तो भगवान ने दे रखा है, तो क्या करें। दबदबा तो है।
जो हाँ, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे को टिकट मिला है। हालांकि ये दोनों जो हमने आपको बाइटें सुनाई, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कौन काटेगा हमारा टिकट, और जो दबदबा है, जो दमखम है, वो बना रहेगा। अमेठी और रायबरेली में नामांकन दाखिल करने के लिए अब 1 दिन का समय बचा है और कांग्रेस के टिकट पर सस्पेंस बरकरार है। सोनिया गांधी के पूर्व संसदीय क्षेत्र प्रतिनिधि नामांकन की तैयारियों के सिलसिले में अमेठी पहुंचे, तो वहीं दिल्ली में भी हलचलें तेज हो गई हैं। जयराम रमेश ने कांग्रेस के टिकट पर सस्पेंस के बीच बड़े संकेत दिए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि औपचारिक रूप से आज शाम तक इसकी घोषणा हो जाएगी। जयराम रमेश ने उम्मीदवारों को लेकर भी इशारों में बता दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़े। वहीं सूत्रों की माने तो अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन रायबरेली को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। अंदर खाने से भी चर्चा है कि रायबरेली से कांग्रेस वरुण गांधी को भी उतार सकती है। वहीं बीजेपी ने रायबरेली में अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतार दिया है। अब सवाल यह है कि क्या अगर प्रियंका रायबरेली से मैदान में आती है तो क्या दिनेश प्रताप उनको टक्कर दे पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को भारी मतों से हराया था। जी हां, तो बीजेपी ने जो है एक और पिता का टिकट काटकर बेटे को टिकट दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली की अगर हम बात करें तो कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि शाम तक इसकी आधिकारिक घोषणा की बात कही जा रही है और माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। दिनेश प्रताप सिंह की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और सोनिया गांधी को हराया था। 2022 में वो दोबारा एमएलसी बने थे और अब बीजेपी ने 2024 में एक बार फिर दिनेश प्रताप सिंह पर भरोसा जताते हुए रायबरेली से उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया है। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली एक हॉट सीट मानी जाती है। कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का कई साल पहले तक रायबरेली में दबदबा रहा है। हालांकि 2014 के बाद से परिस्थितियां थोड़ी रायबरेली की बदली और बीजेपी का ज्यादा वर्चस्व जो है वो कहीं ना कहीं रायबरेली में देखने को मिला। हालांकि हॉट सीट ये जरूर है, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी भी इस सीट से चुनाव लड़ती हैं तो जाहिर है कि दिग्गज कहीं ना कहीं जो चुनावी मैदान में नजर आएंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको सीतापुर ले चलते हैं, जो आप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कल्याण कर रहे हैं, मुझे बताओ सीतापुर वालों, ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं मिलता है क्या? इनको तीसरी बार सांसद बनाकर भेज दो। उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुझे बताओ सीतापुर वालों, राजेश जी को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? ऐसा नहीं भाई, पूरा पैनल 2 हाथ उठाकर बोले, राजेश जी को बड़े बहुमत से जिताओगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? 400 पार कराओगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतनी देर तक बैठकर हम सबों का स्वागत करने के लिए सीतापुर वालों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। और यहाँ पर सीतापुर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ वोट अपील भी की। और 2024 के चुनावी महासमर की अगर हम बात करें तो रायबरेली और कैसरगंज सीट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिए हैं। कैसरगंज सीट से अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है और उनके छोटे बेटे पर दाव चला है।
अगर हम ब्रजभूषण चरण सिंह की बात करें तो वो कई बार ये कहता नजर आए थे कि किसकी इतनी हिम्मत है कि उनका टिकट काटे, उनका टिकट कौन काट सकता है। साथ ही साथ उनका दबदबा, उनके दमखम, उनका वो जो कॉन्फिडेंस है वो कई बार देखने को मिला है। अब अगर हम बात करते हैं रायबरेली की, तो रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में काफी लंबे समय से राजनीति करते रहे हैं। पहले वो कांग्रेस में थे और 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी का दामन थामा और काफी एक अच्छा खासा ग्राफ जो है वोटों का वो सोनिया गांधी का गिरता हुआ नजर है। दिनेश प्रताप सिंह ने यहाँ पर जिस तरीके से आपको बताते कि रायबरेली से एक अच्छी राजनीति करी है और जिस तरीके से वो बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी सेवा, मेरी निष्ठा पर भरोसा किया, विश्वास किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी कसौटी पर सदैव खरा उतरूंगा। जैसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर किया है, मैं उनकी कसौटी पर हर हालत में खरा उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता रायबरेली में कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से कमर कसे है और मैं लगभग 6 माह से लगातार रायबरेली में कमल खिले एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को साथ लेकर के मैंने रायबरेली में सेवा की है, काम किया है। जो किसी भी किले को ध्वस्त करने के लिए मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम सफल होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकता है कि रायबरेली के खोए हुए इतिहास को, रायबरेली के ढके गए इतिहास को, इसमें कोई संदेह नहीं कि रायबरेली का एक गौरवशाली इतिहास है। रायबरेली भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि है। गर्ग ऋषि, गोकर्ण ऋषि, डालब ऋषि, आस्तिक मुनि की पावन धरा है। बीरापासी राणा बेनी माधव बख्श सिंह के शौर्य की धरती है और इस धरती के ऊपर इन नकली गांधियों ने मिट्टी डाल करके अपना नाम लिख दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली के इतिहास को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचाऊं। रायबरेली की जनता का वह विश्वास जिसके लिए कभी गांधी परिवार उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा, जब भी कभी रायबरेली के लोगों के दुख दर्द में जरूरत होती थी तो दिनेश सिंह उनके साथ खड़ा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमेशा रायबरेली वासियों की कसौटी पर खरा उतरेगा। हेलो जी। जो आता 2024 के महासभर में हम बात कर रहे इसी पर और सीधे केशवानंद शुक्ला जी का रुख कर लेते हैं। हमारा संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए केशवानंद जी, दिनेश प्रताप सिंह जो कि यूपी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली एक हॉट सीट भी मानी जाती है। देखा जाए तो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुछ समय पहले अभी जो है ये लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। केशवानंद, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। हेलो जी केशवानंद जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है हम तक। हेलो जी 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 बिल्कुल। देखिए लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी ने राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस समय हम रायबरेली आवास से हैं पंचवटी में, जहाँ पे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। देख सकते हैं
मंत्री दिनेश प्रताप ने अभी कुछ ही समय पहले बीजेपी ने एक लिस्ट जारी की है बीजेपी को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजा भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया। वहीं कल के बात की जाए तो 3 मई यानी कि कल लास्ट दिन है नामांकन को लेकर के, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी ने जो काम जरूर बीजेपी की जारी की है। हमारे साथ बातचीत करते मंत्री दिनेश प्रताप देखे तो दिनेश प्रताप की आवाज पंचवटी में जहाँ पे देखा जाए तो जिनके समर्थन है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। मंत्री जी, आज आपको बीजेपी ने आप पे भरोसा किया, किस प्रकार इस बार का चुनाव रहेगा आपका? अपने देश के सचिव प्रधानमंत्री जी, अपने देश के सचिव गृह मंत्री जी, अपनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास किया है। ईश्वर मेरी मदद करे कि मैं इस विश्वास की कसौटी पर खड़ा उतर सकूं। मेरा प्रयास होगा कि हम अपने नेतृत्व की कसौटी पर खड़ा उतरें। 2019 में भी आपने चुनाव लड़ा था, काफी टक्कर आपने कांग्रेस को दिया था। इस बार क्या लग रहा है? अभी तक तो कांग्रेस से प्रत्याशी अपना नहीं उतारा है रायबरेली में। देखिए, मुझे चिड़िया की आंख की तरह मेरा कमल का फूल दिखाई पड़ता है। मैं कमल के फूल को जिताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी का रायबरेली का कार्यकर्ता कमल का फूल को प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ रहा है और कमल का फूल जीतने वाला है। और कमल के फूल के जीतते देखकर को कांग्रेस की हवा निकल रही है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित करें। क्या लग रहा है? अमेठी में भी अभी तक नहीं जारी हुआ है, बताया जा रहा राहुल गांधी आएंगे तो आप महसूस करते हो जब कोई व्यक्ति मतदाता वोट देता है तो मानता है कि जिसको मैं वोट दे रहा हूँ हमारे सुख दुख पे काम आएगा। जब कोई सुख दुख में जनता की कसौटी पर नहीं खड़ा उतरता है तो जनता निराश होती है, और जनता निराश होती है तो अपने विचार व्यक्त करती है। रायबरेली अमेठी की जनता विचार व्यक्त कर रही है। कांग्रेस नहीं, पंजा नहीं, कमल का फूल। तो पंजा डरेगा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात किला है केशवानंद जी, दिनेश प्रताप जी से पूछिए कि जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी जी को जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं एक वोट बैंक कहा जाता है कि एक ग्राफ जो है वो उन्होंने गिराया था जब 2019 में उनके साथ चुनाव में लड़े थे, तो इस बार सुबुगाहट है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती है। तो किस तरीके से देख रहे हैं वो इस चुनाव को? मतलब देखा जाए तो पिछले 2019 के चुनाव में वोट ग्राफ गिरा था। इस बार क्या लग रहा है? प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान में रायबरेली आएंगे तो क्या? भाइयों, प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव में भी आई है। प्रियंका गांधी ने विधानसभा के चुनाव में गांव गली घूम करके रायबरेली में प्रचार किया है और एक एक प्रत्याशी को 10-10, 12-12 हजार वोट पा करके हार गए। क्या ये हार प्रियंका गांधी की नहीं है? और 2024 में आएगी तो इसी तरह प्रियंका गांधी की हार सुनिश्चित है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जहाँ पे 2019 में हमने बात जरूर कर और इस बार भी हम भारी टक्कर प्रियंका गांधी को जाएंगे तो भारी बहुमत उनको हराने का काम करेंगे। ठीक है, वापस आते हैं केशवानंद जी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर संदीप मिश्रा जी संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उपमेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है संदीप, हमारे संवाददाता लखनऊ से। संदीप, अगर हम बात करें तो रायबरेली और कैसरगंज सीट से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अगर हम रायबरेली की बात करें तो दिनेश प्रताप सिंह को टिकट मिला है और उनसे बातचीत भी अभी केशवानंद जी ने करी और उन्होंने बताया कि वो दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने बताया कि अगर प्रियंका गांधी उनके सामने चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना ही पड़ेगा और जनता देख रही है। अगर हम बात कर ले कैसरगंज सीट की, तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे को टिकट दिया गया है और अगर उनके पुराने ऑडियो को हम सुने तो वो बहुत कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कहते नजर आते थे कि उनका टिकट नहीं काटा जाएगा या कौन काटेगा। आज हम देख रहे हैं कि उनके बेटे को टिकट काटकर दिया गया है।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे इसी जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम जो है वो जारी कर दिए हैं वजह, और ये आखिरी समय पे नाम जारी हुए, लेकिन कल आखिरी दिन है नामांकन करने का। और आज भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली, जो हॉट सीट कही जाती है, जहां पर सोनिया गांधी ने लगभग दिनेश प्रताप सिंह को 2019 के चुनाव में 2 लाख सीटों से वोटों से हराया था। एक बड़ी अंतर से दिनेश प्रताप सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार की अगर बात करें, सोनिया गांधी मैदान में नहीं आए हैं, तो अब गांधी परिवार अगर वहां से रायबरेली चुनाव लड़ता है तो किस तरीके से फाइट देखने को मिलेगी, ये भी एक अलग बात होगी। लेकिन साफ है, करनेलगंज की अगर हम बात करते हैं, कैसरगंज की बात करते हैं, जहां से ब्रजभूषण शरण सिंह का जो टिकट कटा है, उनके बेटे, छोटे बेटे, जो कि 2 बेटे हैं उनके छोटे वाले बेटे को टिकट दिया गया है, करण भूषण सिंह को। तो अब वहां पर भी टक्कर कायदे की देखने को मिल सकती है, क्योंकि जहां पर अभी तक जो है प्रत्याशी नहीं घोषित किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, संशय बरकरार रखा था, लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने अपने दोनों प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कल दोनों ही प्रत्याशी नामांकन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी संशय पूरी तरीके से बरकरार है। ना तो अभी तक कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है, और ना ही कांग्रेस ने अमेठी पे अपना उम्मीदवार उतारा है। तो ये एक सस्पेंस जो है वो अभी तक भी बना हुआ है। ये माना जा रहा है कि देर रात तक जरूर इन दोनों नामों की आज की घोषणा हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि आखिर रायबरेली और अमेठी, जो हार्ड सीटें कांग्रेस के लिए कही जाती थी, एक लंबा वक्त गुजरता जब कांग्रेस ने इस सीट पर अपना अधिकृत जमाया था और तब से जीतती हुई चली आ रही थी। तो ये माना जा रहा है कि रायबरेली सीट हो या फिर अमेठी में पिछली बार जो है राहुल गांधी को हार भी का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्हें इस बार क्या राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर वहां पर भी संशय बनेगा या किसी और को मौका मिलेगा, तो ये भी देखने वाली बात जैसी होगी। लेकिन साफ है कि रायबरेली और अमेठी और इसके साथ साथ कैसरगंज की अगर हम बात करते हैं, तीनों हार्ड सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार बाकी हैं, वहां पर उम्मीदवार अभी तक नहीं उतार पाई है। देखना ये होगा कि आखिर कब तक वो अपने उम्मीदवार इस बार उतारती है। सदस्य लड़ेगा, ये तो तय है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा लड़े या फिर राहुल गांधी। हालांकि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की गतिविधियां हैं या जिस तरीके से बयानबाजियां हैं उसको देखा जाए तो। वापस आते हैं आपके पास, इस पर हम बातचीत करेंगे। उपमेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हॉट सीट की अगर हम बात करें तो रायबरेली मानी जाती है और वो कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। जिस तरीके से अभी बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा की, दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया है, और यह भी माना जा रहा है कि संभवतः प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा की इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं आप? अभी तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को नाम घोषित नहीं किया है। तैयारियां से बता रही है कि हो सकता है गांधी परिवार पत्नी से लड़े, और अमेठी और रायबरेली दोनों को लेकर बताया जा रहा है कि गांधी परिवार लड़े, लेकिन नाम जब तक नहीं आ जाता है तब तक सस्पेंस बरकरार है। ऐसी स्थिति में दिनेश काफी मेहनत कर रहे हैं। मजबूत नहीं, गांधी परिवार अगर लड़ेगा तो चुनाव दूसरा होगा, बाकी सबको म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। दूसरा कोई लड़ेगा तो चुनाव दूसरा होगा। ठीक है, आप गांधी परिवार की तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी नहीं आ जाता है तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि चुनाव किस प्रकार का होगा। फिलहाल भाजपा अच्छी स्थिति में है। नहीं उपेंद्र जी, अगर हम ये मान के चले कि प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आज जयराम रमेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ये हिंट मिला है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकता है चुनाव लड़े, तो अगर हम मान के चल रहे हैं तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो समीकरण क्या बनते नजर आ रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को हराना आसान होगा दिनेश प्रताप सिंह की जी के लिए? ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि उनको हरा पाना संभव है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है भाजपा में, आज की डेट में भाजपा कई गुटों में भी बटा हुआ है, बटी हुई पार्टी है। वहां रायबरेली में कई गुट भाजपा में अलग अलग हैं। सबसे बड़ी भाजपा की देखना होगा भाजपा को ये कि सारे गुट एक होके चुनाव लड़े। निश्चित रूप से प्रदेश के मंत्री हैं और इनको स्वतंत्र प्रभार का वो भी कैबिनेट की तरह, और इसके अलावा 1.5 साल से लगातार रायबरेली में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भाजपा में कई गुट रहे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जिस तरह का माहौल रायबरेली में गांधी परिवार के नाने से बन रहा है, उस माहौल को देखते हुए ये संभव अभी फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है कि प्रियंका गांधी को हराया जा सके यहाँ से। ठीक है उपेंद्र जी, अब हम कैसरगंज सीट की अगर बात कर लेते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है
और उनके बेटे को टिकट दिया गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कई आरोप लग चुके थे, तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है उनका टिकट कटे। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो वो बड़े आश्वस्त नजर आए थे कि उनका टिकट कौन काट सकता है, कितनी हिम्मत किसमें है कि उनका टिकट काट ले। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी ने उनको बता दिया है और संगठन ने उनको बता दिया है कि संगठन की हिम्मत है और संगठन टिकट काट सकता है। हालांकि वो बात अलग है कि उनके बेटे को ही टिकट दिया। निश्चित रूप से भाजपा ने ये आईना दिखाने का काम किया है कि संगठन और पार्टी जो चाहेगी वही होगा। किसी व्यक्ति विशेष के चाहने से पार्टी अपने नीतियों को नहीं चेंज करेगी, और वो ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में साफ दिखाई पड़ा। शुरुआती दौर में उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने एक बार ये प्रस्ताव आया था भाजपा, जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया था कि हम किसी और को नहीं लेंगे, सिर्फ मैं ही टिकट लूंगा। आज के प्रदेश में वो झुके, ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि उन्होंने अपनी हठधर्मता छोड़ी और झुक के अपने बेटे का टिकट एक्सेप्ट किया है। और भाजपा भी ये चीज समझ रही थी कि अगर इनको हम हटाएंगे तो वहां नुकसान मेरा बड़ा हो। और खास तौर से गुजरात से जो एक मैसेज शुरू हुआ था, उस मैसेज को लेके भाजपा कतई नहीं चाहती थी कि यूपी में कोई ऐसा मैसेज और कहीं से निकले। तो ये मानना ब्रजभूषण सिंह की मजबूरी भी ये मान सकते हैं, और भाजपा की भी। दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा और समझा और तब ये निर्णय लिया। बिल्कुल उपेंद्र जी, जैसे कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी ने उसका सही उपयोग किया है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना शायद बीजेपी के लिए फायदा का सौदा नहीं होता, और यही वजह है कि उनका टिकट काटा भी, उन्हें बताया भी, और दूसरी जगह उनके बेटे को टिकट दिया है। लेकिन ये जो आरोप लगे थे या जिस तरीके की राजनीति हुई थी उस वक्त, उसका क्या असर देखने को मिलेगा चुनाव में? अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो आपने क्या किया इस पर? इतने को थोड़ा बहुत तो दिखाई पड़ रहा है, अभी से दिखाई पड़ रहा है उस चीजों को लेके। और चुनाव भी पिछले की तरह नहीं है। आप देख रहे लगातार आज पाकिस्तान कूद पड़ा मैदान में। अभी तक पाकिस्तान दूर था, आज प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बीच में कुदाया कि अगर कांग्रेस जीत रही तो पाकिस्तान चाह रहा है। तो आप देखिए एक नैरेटिव सेट हो रहा है। नैरेटिव एक ही है, हिंदू मुस्लिम। इन दो खिलाफ कोई नैरेटिव, न सरकार के पास मुद्दे हैं, न कोई कुछ कर पा रहा है। नैरेटिव हर पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है। वो संविधान लेके जा रहा, संविधान खतरे में कांग्रेस कह रही है। आज संविधान की बात करें, संविधान के भरोसे बाबा भीमराव अम्बेडकर को जोड़ते हुए वो संविधान लेके आ रही कि दलितों में हमारी पैठ पड़े, क्योंकि संविधान अम्बेडकर जी से जुड़ा हुआ है। तो हर कोई एक नैरेटिव सेट कर रहा है, उसी नैरेटिव से चुनाव हो रहा है। अभी तो तीसरा फेज है, अभी चौथे फेज और पांचवें फेज में जो यूपी प्रॉपर आएगा और बहुत सारी सीटें आएंगी, तब तो और ज्यादा नैरेटिव सेट होगा इसको। आज तो प्रधानमंत्री जी काफी एग्रेसिव भी नजर आए अपने भाषणों में। आज तो उन्होंने 3 चुनौतियां दे दी। उन्होंने विपक्ष को भी चुनौती दे दी, मीडिया को भी चुनौती दे दी कि मैं भरे मंच से आपको चुनौती दे रहा हूं। मीडिया वाले भी चाहे तो फ्रंट पेज पर छाप कर दिखाएं। तो आज तो उनके तेवर भी काफी अलग थे। जी बिल्कुल बिल्कुल दिखाई पड़े। देखिए समय के साथ तो अभी फिलहाल जो आप देखिए ना 3-4 दिनों से रायबरेली को लेके ज्यादा, रायबरेली अमेठी को पूरा एक तरह से कहिए कि 2-3 दिनों में रायबरेली अमेठी कांग्रेस के प्रत्याशी को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। और हम तो ये कह रहे हैं कांग्रेस ने एक तरह से अपनी जो बिसात बिछाई थी उसी में भाजपा खेलती रही 2 सीटों को लेके। और भाजपा ने जो टिकट डिसाइड किया रायबरेली का, जैसे 3 दिन पहले हम लोग का सूचना थी कि टिकट तय हो गया, ये नाम होल्ड कर दिया गया, नाम होल्ड कराया गया, तो इस चीज को और आगे बढ़ गई। मुझे तो लगता है ये तो समाजवादी पार्टी से इंस्पायर हो गए एंड मूवमेंट पे जैसे आके। समाजवादी पार्टी भी तो इस बार मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करती हुई नजर आई थी। एंड मूवमेंट पे आकर प्रत्याशी ही बदल दिए। कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी बदले हैं एंड मूवमेंट पे आकर। तो इस बार तो समाजवादी पार्टी मुझे लगता है दिमाग से खेल रही है। नहीं, वो खेल रही, उनके साथ उन्होंने जहां जहां उनको संभावना दिख रही कि हम बदल के कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप कन्नौजी ले लीजिए, तो पहले डिसाइड किया, अभी अखिलेश जी खुद उतर गए वहां पे, और सेम उसी दिन उतरे, नामांकन के एक दिन पहले पहुंचे, नहीं मुझे आज नामांकन करना वहां पे। बिल्कुल। तो रायबरेली और अमेठी में दोनों जगहों पे जो मेरा मानना है कि गांधी परिवार का लड़ना चाहिए, और गांधी परिवार अगर दोनों सीटों पे लड़ेगा तो निश्चित रूप से अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था। अमेठी तो बहुत बेहतर दिख रहा है, जिस तरह की वहाँ डिमांड लोगों की चल रही, पब्लिक वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही, सीधे सीधे नेताओं को हटा के पब्लिक इन्वॉल्व हो रही, तो अमेठी तो बहुत अच्छा दिख रही है। अब देखो क्या होता है। ठीक है, उपेंद्र जी वापस आते हैं आपके पास। संदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, अगर हम बात करें जौनपुर की, और जैसे
कि बीजेपी की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? संदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और चर्चा आगे करेंगे हम। उससे पहले आपको ले चलते हैं मुरैना, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। इस सरकार ने जहां जहां से आपको रोजगार मिल रहे थे वो सारे साधन बंद कर दिए। सरकार के बड़े बड़े कारखाने होते थे जिनको हम PSU कहते हैं, उनके सारे सब्सिडरी इन्होंने अपने खरबपति मित्रों को दे दिए। देश का कोयला, देश के कोयले के खदान, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की सड़कें, बिजली बनाने के जितने भी कारखाने थे, आज सारे प्रधानमंत्री जी के गिने चुने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को सौंप दिए गए। ये आपकी संपत्ति थी। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ आपको बिजली, कोयला ये सब नहीं मिलता था, इससे आपको रोजगार भी मिलता था। यहाँ से रोजगार बनते थे। और कहाँ से बनते थे रोजगार? जो छोटे और मध्यम जो इंडस्ट्री है हमारी, मतलब ये छोटे कारोबार, जैसे यहाँ पे शहर में पूरे हैं दुकानें, छोटे कारोबार, कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, कोई कुछ बना रहा है, इसमें आसानी से रोजगार मिल जाता था। कोई बिजनेस कर रहा है अपना, 2-3 लोगों को लगा देगा, 50 लोगों को लगाएगा, 100 लोगों को लगाएगा, रोजगार मिल जाता था। नोटबंदी लाए मोदी जी, आपको बताया गया देशभक्ति कर रहे हो, लाइन में खड़े हो कतार में, आप सब देशभक्त हो, देशवासी हो, आपने मोदी जी की बात मानी, चले गए अपनी बचत लेके। मोदी जी ने आपसे कहा कि देखना इससे सारा काला धन वापस इस देश में आएगा। क्या आया? क्या आया? कोई हिसाब दिया उन्होंने आपको कि भाई इतना काला धन आया? नहीं दिया, क्योंकि आया ही नहीं। आपको कतार में खड़ा कर दिया। साथ साथ क्या हुआ? जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, छोटे दुकानदार थे, सारे पिछले। नोटबंदी के बाद GST लाए, GST से हर चीज पे टैक्स। आज आप कुछ भी खरीदने जाए उस पे टैक्स है। पेट्रोल डीजल आप खरीद नहीं सकते, महंगाई वैसे भी इतनी बढ़ गई है, उनके दाम बढ़ गए हैं, उनको अलग छोड़िए, बाकी हर चीज में GST है। आप कुछ सब्जी खरीदने जाएंगे, खाना खरीदने जाएंगे, कपड़े खरीदने जाएंगे, तो कहीं पे आप किसी चाय की दुकान में और यहाँ पर मुरैना से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप, जहाँ पर उन्होंने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उपमेंद्र जी, धुआंधार रैलियां चल रही हैं, प्रियंका गांधी की हो या फिर प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से लगातार अपने अपने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ चुनाव में अब देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो लड़ाई है वो धर्म पर आकर फिर से टिक गई। और मुझे लगता है कि कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, हम देखते हैं कि मुद्दे शुरू होते हैं अलग और अंत तक आते आते वो धर्म में आकर बढ़ जाते हैं। अंतिम टिप्पणी आप किस पे चाहूंगे? मैं उपमेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हेलो जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। जी, अपनी बात को पूरा करिए उपमेंद्र जी। कट रही है आवाज। हेलो जी जी, आपको आवाज मिल रही है जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। क्या कह रहे थे, पूरी बात बोल दे एक बार। हाँ, हम ये कह रहे थे कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, मुद्दे शुरू कुछ और होते हैं, अंत तक आते आते वो धर्म में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति हम देख रहे हैं एक बार फिर से शुरू हो गई है। अंतिम टिप्पणी आपकी इस पर चाहूंगी मैं। ठीक, आप कह रही मुद्दों पे कोई चुनाव नहीं होता, बाद में एक नेरेटिव सेट होता है जाके हिंदू मुस्लिम पे, और सारा चुनाव उसी पे जाके सिमट जाता है।
ये हर चुनाव में देखना, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जो मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये जो भी मुद्दे आए, डेवलपमेंट की बात कही जाए, कहीं पे ठीक है, लोगों की सोचने की सोच ही वो बदलेगी। ठीक है उपेंद्र जी, तो कम से कम मुद्दे पे तो बात होनी चाहिए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अगर हम बात करें तो 2024 के चुनावी महासमर में हम बात कर रहे थे जिस तरीके से अमेठी और माफ कीजिएगा रायबरेली और कैसरगंज सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस ने रायबरेली को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, संशय बरकरार है। अगर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती हैं तो क्या दिनेश प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, क्या वो उन्हें हरा पाएंगे या कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2024 के महासमर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।